गुड इवनिंग एवरीवन। या इट्स गॉन हटा दी मैंने यार। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप बियर्ड मेंटेन करो, ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो, तो मुझे लगा यार हटा ही देनी चाहिए, वो ज़्यादा ईजी है। क्यों पीपी बजा रहे भाई, क्या कर दिया ऐसा मैंने। तो भाई फ़िलहाल मैं घर से निकला हूँ, पूरे दिन आज घर से निकलना हो नहीं पाया था, कुछ करने के लिए खास था नहीं, बट आई वॉज मेकिंग लिस्ट ऑफ थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड इन द न्यू हाउस। क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या ऐड करना है, तो पूरा दिन आज उसी में निकल गया। एंड देन व्लॉग एडिट, भाई ट्रस्ट मी, डेली व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी। ये डेली व्लॉगिंग आसान नहीं है, बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं भाई। एफर्ट्स इस तरीके से है क्योंकि एडिटिंग भी खुद करनी है ना, तो दोनों चीज़ें ना, जब रिकॉर्ड भी आप कर रहे हो, एडिटिंग भी आप कर रहे हो, तो एडिटिंग इज़ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज रिकॉर्ड यू कैन डू एनी टाइम, आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि अगर आप हिंदी में भी बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ ट्वाइस। मैं जानबूझ के 2 बारी बोल रहा हूँ ताकि जिनको हिंदी में समझ आता है वो हिंदी में समझेंगे, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में समझेंगे, ताकि मैं दोनों लैंग्वेज को अच्छे से कवर कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदी या इंग्लिश में कोई कमी है, मेरी दोनों ही लैंग्वेज दुरुस्त है। बट कई बार होता है ना, अगर आप जिस तरीके का मतलब आप बिज़नेस करते हो या जिस तरीके के लोगों के आसपास रहते हो, तो उस तरीके का ना आपका लहजा बन जाता है, मतलब लैंग्वेज जो है वो आप अडॉप्ट कर लेते हो, मतलब उस तरीके की आप लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ हिंदी में बात करनी पड़ती है, तो वो दोनों का मिक्स चलता है। तो इसीलिए मुझे कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है हिंदी और इंग्लिश में बात करने में। बाकी फ़िलहाल अभी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आज कैजुअल संडे था, आज साईं मंदिर इसलिए नहीं गया क्योंकि आज लोधी रोड बंद होती है, तो आसपास के गुरुद्वारे में जाके हम मत्था टेक लेंगे, क्योंकि इधर गुरुद्वारे तो खुले हुए हैं, तो घर के आसपास ही किसी गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक लेंगे। हो सकता है नानक पे जाऊँ अभी, तो नानक पे जाके मत्था टेक लेंगे। अटेंडेंस ही तो मार्क करानी है। जब कहीं कहीं बैठने का ऑप्शन ना मिले तो सिर्फ यही जगह नज़र आती है और याद आती है 24/7। नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं अगर हुआ दिल्ली में तो। हाँ चल बाय। ओके अंकल को नमस्ते बोल दियो। हाँ बिल्कुल, ओके बाय। आई होप आपका संडे एकदम मस्त जा रहा होगा। मेरा संडे थोड़ा सा आज बोरिंग इसलिए भी गया क्योंकि G20 की वजह से ना बहुत सारी जगह बनती। बीस्ट लग रही है, देखो कितनी ऊपर उड़ गई है, ऑलमोस्ट अंडर बॉडी सारी एक्सपोज हो जाती। हालांकि देखो इसमें सारी जो आगे की नीचे की माउंटिंग्स है ना वो भी लगा दी हैं सेफ्टी वाली। टायर बड़े करने पड़ेंगे, टायर छोटा। जिमनी में ना बहुत सारे इश्यूज हैं, उनमें से एक ये भी है, आप आगे बैठे हो पीछे कोई नहीं बैठा है देखो, लेकिन इसने ये सीट बेल्ट का अलार्म बजाना ही बजाना है। सो दिस इज़ कंटिन्यूसली गिविंग सीट बेल्ट वार्निंग, चाहे पीछे कोई बैठा है चाहे नहीं बैठा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी दोबारा करता हूँ गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये भी बंद होगा, थोड़ी देर में बंद होगा ये। भाई दिल्ली इज़ बैक टू नॉर्मल, सारी चीज़ें वापसी से शुरू हो गई हैं। आई मीन G20 इज़ ओवर। देखो आपका ना मॉडिफिकेशन का पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप दूसरों को देख के अपनी मॉडिफिकेशन कराओगे कि उसने करवाई है तो मैं भी करवाऊँगा। तो आपका ना मॉडिफिकेशन का पर्पस अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको राइट मतलब कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, एंड देन आप अपनी गाड़ी ना ख़राब कर दोगे, मतलब इट विल नॉट बी रोड वर्दी, वो मतलब चलने लायक नहीं होगी डेली बेसिस पे। सो स्टॉक जिमनी बहुत कैपेबल है, और जिस टायर्स के साथ आती है या इवन स्पेक्स के साथ आती है, दैट इज़ वेरी वेरी कैपेबल। आपके लिए वो मोर देन सफिशेंट है।
भाई मेरा मॉडिफिकेशन का पर्पस था इसको ऑफ द ग्रिड ले जाने के लिए, मतलब पर्टिकुलरली मेरे को एक अच्छा ऑफ रोड व्हीकल चाहिए। मैंने उस पर्पस से इसको लिया। और मैं मतलब अगर मैं चाहता तो मैं रूबिकॉन भी ले सकता था, बट वो वैल्यू फॉर मनी नहीं थी। ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज मेरे को वो डेली तो चलानी नहीं है गाड़ी, और ये भी मेरी कोई डेली व्हीकल रहेगी नहीं। अभी थोड़े टाइम बाद ये वाली जो गाड़ी है सिर्फ अपने जो पर्पस के लिए ली गई है ना, उसी के लिए होगी। जैसे मुझे अगर कैंपिंग करनी है या कुछ ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे जाना है, मैं वहीं पे लेके जाऊंगा इसको। और उसको मैं डिज़ाइन, मतलब उसको हम कस्टमाइज़ भी उसी हिसाब से करा रहे हैं। और आर पर्पस ऑफ बाइंग दिस व्हीकल इज़ लिटिल डिफरेंट। उसका रीज़न ये है कि मैंने इस व्हीकल को ना कस्टमाइज पार्ट्स बनाने के लिए लिया हुआ है, जो कि मैं सेल कर पाऊँ मार्केट के अंदर और लोगों को सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज ऑफर कर पाए। तो आप जब भी कोई गाड़ी ले रहे हैं तो आपका ना पर्पस होना चाहिए कि भाई मैं अगर ये वाली व्हीकल ले रहा हूँ तो वो क्यों ले रहा हूँ। तो अभी आप कुछ आने वाले व्लॉग्स में ना ये देखोगे कि मैं इसको ऐसे ऐसे ट्रेल्स पे लेके जाऊँगा जहाँ पे नॉर्मल गाड़ी का जाना मुश्किल है। उसमें हम बढ़िया जगह कैंपिंग करेंगे और आपको बढ़िया कैंपिंग का सारा सिस्टम दिखाएंगे कि बढ़िया कैंपिंग कैसे करी जाती है और क्या क्या उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उस पे भी मोस्ट लाइकली सितंबर के बाद हम शुरू करेंगे। सितंबर के बाद शुरू करेंगे। बाकी रिएक्शन देखो क्रेजी मिलते हैं। अभी ये भाई भी थम्स अप दे के गया, मतलब अब इसकी राइड हाइट देखो आप, इजीली दूसरी गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो। वो थार खड़ी है, ये अपनी गाड़ी है। लो जी, बारिश शुरू हो गई है, विच इज़ नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। काम रुक जाते हैं यार बारिश की वजह से, स्पेशली गाड़ियों के काम में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट एनीवेज आई होप ज़्यादा बारिश ना हो यार, मौसम तो बड़ा अजीब सा बना हुआ। तो भाई अपना जो कैटलॉग है ना, वो फाइनल में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी इन सब पे इंडिविजुअली पेस्टिंग हो रही है, हर एक पे ना नंबरिंग दी हुई है। इस नंबरिंग के बेसिस पे ना ये फाइनल होगा। मैं ऑफिस आ गया था भाई, तो ये कल वाले ब्लॉग की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि कल संडे था, कुछ ज़्यादा तो था नहीं आपको मतलब दिखाने के लिए या शूट करने के लिए। ये कैमोफ्लेज ब्लैक है ना, बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एंड देन इवन कार्बन फाइबर वाले प्रिंट में भी मिल जाएंगे, क्रोम में भी मिल जाएंगे। बट अब ये यूजुअली कुछ पार्ट पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन पूरी गाड़ी अब कोई कराता नहीं है। लेकिन ये ब्रश्ड सिल्वर तो अच्छा लग रहा है। देखो भाई 7-8 कैटलॉग बनेंगे, तो उसके हिसाब से ये कट करके रखे हुए ऑलरेडी। एक एक करके कलर कट होता है, फिर उसके ऊपर लेबलिंग करी जाती है, जैसे कि ये वाली करी हुई लेबल। फिर उसको ना यहाँ पे मैच करके नंबर फिर चिपका रहे हैं। टीडियस टास्क है भाई एक कैटलॉग बनाना भी। लोगों को लगता है आसान होती चीज़ें, बट उतनी आसान नहीं होती। जब चॉइसेस बढ़ जाती है ना, तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई पहले इस तरीके से ना स्टोर की होती है स्पेस प्लानिंग। तो हमारे पास एक लेआउट आता है, फिर हम उस लेआउट को सारा स्टडी करने के बाद उसमें डायमेंशंस डालते हैं, और उस डायमेंशंस के हिसाब से कस्टमर को सजेस्ट किया था, मतलब फ्रेंचाइजी को सजेस्ट किया था कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, कहाँ पे नहीं खड़ी होगी, मतलब कहाँ पे स्टोर बनेगा, कहाँ पे कस्टमर लाउंज बनेगा, कहाँ पे वॉशरूम बनेगा। एंड देन पीपीएफ ऑल्सो, इसमें हमने डेडिकेटेड पीपीएफ रूम भी अब देने शुरू कर दिए। पीपीएफ रूम बेसिकली काम करते हैं, मतलब काइंड ऑफ अ डस्ट कंट्रोल्ड एरिया रहता है। और स्टोर का कस्टमर लाउंज का एक्सेस भी है इधर कॉर्नर से।
यहाँ नहीं दे सकता, गेट ही नहीं, वो जगह ही नहीं है। फाइनल 2 फुट के ना जगह खुलेगा नहीं, 3 फुट में भी गेट पे खोलना अंदर बेकार। की तरफ खुलेगा, अंदर की तरफ खुल जाएगा। स्टोर छोटा कर देना, स्टोर छोटा कर दिया और वो अंदर की तरफ खुल जाएगा। 6 फुट का हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा और गेट अंदर की। तो स्टोर का गेट किस तरफ से देगा? एक्चुअली सर स्टोर में तो हम देते हैं स्लाइड, तो उस तरफ चली जाएगी। जैसे हम ऐसे ग्लास दे रहे हैं उस तरफ दे देना, स्टोर का पीछे की तरफ। इसमें भी स्लाइडिंग ही दे देंगे स्टोर में, इस वाले कस्टमर इसमें तो देंगे, इसमें देंगे ऐसा ये वाला। ब्रेड सैंडविच नहीं वैसे यहाँ से देते हैं, पर यहाँ अगर लंबा देंगे तो सर ये तो दिखेगा ही नहीं। वैसे तो हम फ्रंट में देते हैं ग्लास, साइड में दे देना। ये तो भाई ये जिमनी का जो था ना वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो आगे मीटर्स लगे हुए होते हैं उसके ऊपर का ये वो बेसिकली पार्ट है, प्लास्टिक वाला कवरिंग। तो ये हमने डाई बनाई थी नायलॉन से, तो इस तरीके से ना डाई ड्राई होने के बाद ना निकलता है, मतलब ये कार्बन फाइबर बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो उसके बाद इस तरह वो प्लास्टिक वाले वो नहीं है निकालने के लिए, नहीं बोला है मंगाने के लिए, प्लास्टिक वाले आते हैं ना वो वेज ऐसे। तो हाँ तो डाई खराब होगी। खैर ये वाला जो था ना पहले वाला पार्ट, ये था 2 लेयर में, जो कि ऑलमोस्ट 1/3 कम था। इसके अंदर हमने ना, क्योंकि ये 350 GSM का कार्बन फाइबर है, 350 GSM का कार्बन फाइबर मतलब ये 3 अगर लेयर लगेंगी तो 1000 मतलब 1100 1150 मतलब की थिकनेस देगा GSM के उसमें। सिमिलरली फिर हमने क्या करा, हमने 3 लेयर लगाई यहाँ पे, तो 3 लेयर के बाद ना ये बिल्कुल सॉलिड निकला पार्ट। तो ये पार्ट कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा सॉलिड है और ये उससे बेटर भी है क्योंकि इसकी इवन थिकनेस आई है। पहले वाले में ना इवन थिकनेस नहीं थी क्योंकि मोल्ड के बीच में ना स्पेस रह रहा था उसमें, इसमें हमने सारा स्पेस कवर कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि एक लेयर और होनी चाहिए। ये भाई प्री पैक से बना होता है, तो प्री पैक में क्या होता है कि ऑलरेडी रेजिन ना इन्फ्यूज़ किया होता है कार्बन फाइबर के अंदर। इसको एक स्पेसिफिक हीट पे गर्म करते हैं तो वो जो रेजिन है वो पिघलता है और फिर दोबारा से इस अपनी ना शेप ले लेता है, मतलब जिस फॉर्म में लगाया गया डाई में वो शेप लेके फिर दोबारा ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर रहता है वो अराउंड 100+ डिग्री पे 105 से लेके 140 डिग्री के बीच में ये मेल्ट होना शुरू होता है, मतलब क्योर होना शुरू होता है। बाकी ये पार्ट बहुत हल्का है और बहुत कंपैरेटिवली सॉलिड बना है। अब फाइनल फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर पहले होगी सैंडिंग। इसके ऊपर एक रेजिड्यू लगा हुआ है जो कि रिलीज एजेंट है, पहले वो क्लीन किया जाएगा। उसके बाद इसकी होगी सैंडिंग। सैंडिंग होने के बाद जो इसके एक्स्ट्रा ये एजेस निकले हुए हैं ये सब कट होंगे और ये मैनुअली कटिंग होती है। कट होने के बाद ये वाला पार्ट भी कट होगा। फिर इसके ऊपर होगा पॉलिएस्टर का क्लियर कोट। यूजुअली लोग जो है ना PU क्लियर कोट मार देते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके, बट PU कंपेरेटिवली ना सॉफ्ट होता है पॉलिएस्टर के। बट पॉलिएस्टर एक तरीके का स्टिफ कोट बन जाता है जब वो ड्राई होता है, तो उससे ना और हार्डनेस मिल जाती है। बाकी ओवरऑल पार्ट बहुत बढ़िया निकला है। इसमें ना आई थिंक एक लेयर और ऐड करेंगे तो इसको और स्ट्रेंथ मिल जाएगी और ये पार्ट ना और ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाएगा। अभी आपको ना कैमरे पे शायद जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, बट कई कई एजेस जगह पे ना कर्व एजेस में हल्का हल्का मतलब ये कार्बन फाइबर ऊपर नीचे है, बट दैट कैन बी सॉर्टेड। बट ये वाले इश्यूज जो है ना ये हमारे को सिर्फ प्री पैक में फेस करने पड़ेंगे। अगर मैं फोर्स कार्बन फाइबर का पार्ट निकालता हूँ तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हम अपने हिसाब से इसके अंदर फोर्जिंग कर सकते हैं। तो ये वाला कार्बन फाइबर जो है ये फोर्स्ड वाला है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो फोर्ज कैसे बनता है? फोर्ज इसी को कट करके बनता है। इसको हम चॉप कर देते हैं और उसके बाद एक साथ रेजिन के साथ मिक्स करके ना इसको लगा देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट था ये हमने 3D प्रिंटेड पार्ट से निकाला था टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। अब जो हम इसी तरीके के ना 8-10 मोल्ड बना देंगे, फिर ये प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब एक बारी में हम 10 पीसेस निकाल सकते हैं एक दिन में।